आइए दोस्तों, तो अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो अब हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे बढ़ के हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ व्हाट, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी। मतलब कि अगर एलएलपी के अंदर कोई भी दिक्कतें आ जाएं, दिक्कतें आने का मतलब क्या है कि जो हमारी फर्म है और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए लोग कौन हो सकते हैं सर? सर इसके पार्टनर्स हो सकते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर कह लो, एक ही बात है। या फिर हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं या फिर एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन लोगों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं एलएलपी के साथ, तो उस केस में इनको करना पड़ेगा इन दिक्कतों का निदान, मतलब कि इन चीज़ों को करना पड़ेगा सेटल। अब सेटल करने के क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट। मतलब कि इसके अंदर हम आपस में ये लोग मिलजुल के किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? एक अथॉरिटी के पास, जिसको हम बोलते हैं एनसीएलटी, ट्राइब्यूनल इन शॉर्ट। उस ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? इनकी समस्याओं को सुनेगा और उसके ऊपर अपना एक ऑर्डर पास कर देगा। वो ऑर्डर ये लोग मान लेंगे और आपस में सुलह हो जाएगी। ठीक है, अब ये भेदभाव किस तरीके का हो सकता है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। लेट से ये क्रेडिटर ने पैसा या सामान या किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन एलएलपी के साथ की थी, जो कि लेट से थी 1 लाख रुपए की। अब एलएलपी को जब वो सामान मिला तो एलएलपी ने कहा कि भाई इसके अंदर कुछ भी दिक्कतें हैं, और उसके बाद उसने अपने आप ये डिसाइड किया कि इस सामान के बदले मैं तुम्हें लेट से 80,000 दूंगा। ठीक है, क्रेडिटर कहता नहीं जी, 1 लाख रुपए लूंगा। अब इसके ऊपर इनका मोट मुटाव हो गया, बहुत बड़े लेवल पे चला गया। ये मैं 80,000 कह रहा हूँ, ये 80,000 करोड़ हो सकता है और ये 1 लाख करोड़ हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है बस। ठीक है सर, अब इस टाइप की जब डिस्प्यूट आई तो अब इसको सेटल करने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा। मतलब कि एलएलपी अपनी बात पे टिका है, क्रेडिटर अपनी बात पे टिका है, तो ये लोग कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट का मतलब है यहाँ पे किसके पास जाएंगे? ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। ट्राइब्यूनल इनके मसलों को सुनेगा और लेट से वो कहता है कि भैया तुम ऐसा करो, 90,000 रुपये में इसको सेटल कर लो। तो अब ये बात जो है वो क्रेडिटर को भी माननी पड़ेगी और ये बात जो है वो एलएलपी को भी माननी पड़ेगी और 90,000 रुपये देके इस बात को सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रोविजन की बात यहाँ की जाती है। यहाँ पे कुल मिला के 3 सेक्शन है इस टॉपिक के अंदर। सेक्शन नंबर 60, सेक्शन नंबर 61, ये कंबाइंड है एक तरीके से, मतलब दोनों आपस में कोरिलेटेड है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज की और अरेंजमेंट की। और उसके बाद आएगा रिकंस्ट्रक्शन या अमलगमेशन, उसका सेक्शन आएगा 62। वो एक अलग दायरा हो गया, जिसमें कि बेसिस तो 60 और 61 का ही उठेगा, लेकिन वो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, जहां पे हम कहेंगे कि एलएलपी को ही अमलगमेट कर देते हैं। मतलब कि हो सकता है 2 एलएलपी को मिला के एक नई एलएलपी बना दे, या फिर और अनेक प्रकार के रिकंस्ट्रक्शन, जो की पॉसिबिलिटी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन है जो मोटा मोटा हमें इसमें समझना है। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 60 से। सेक्शन नंबर 60 जो है वो किस बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है क्या? वो कह रहा है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी। मतलब कि 3 टर्म में से वो 2 टर्म की यहां बात कर रहा है कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट जो होगा एलएलपी का वो कैसे होगा। तो इसने क्या बताया इस सेक्शन ने? इस सेक्शन ने कहा कि भैया कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा किसको? ट्राइब्यूनल को। अब आपको का मतलब कौन? तो जब भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट होगा तो उसको कोई ना कोई तो प्रपोज करेगा। कौन प्रपोज करेगा? तो हमने देखा, या तो वो मुद्दा जो होगा वो डिस्प्यूट किसके बीच में है? एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में, या फिर एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में। बेसिकली एलएलपी जो है वो मोटे तौर पे 2 ही लोगों से डील करता है। एक वो जो अपना बंदा है, बोले तो पार्टनर, और एक वो जो बाहर का बंदा है, जिसको कि हम सब मिला के क्या बोल देते हैं? क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स का मतलब वो नहीं है जो आप समझते थे सन्ड्री क्रेडिटर्स, अकाउंट्स वाला नहीं है ये। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? अपार्ट फ्रॉम पार्टनर, जो भी बाहर का व्यक्ति है, जिसने हमें लोन दे रखा है वो भी क्रेडिटर है, जिसने हमें गुड्स दे रखा है, सामान दे रखा है, वो भी क्रेडिटर है। ये किसी भी प्रकार की अगर देनदारी है हमें किसी व्यक्ति को, तो वो हमारा क्रेडिटर है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, इस क्रेडिटर के अंदर क्या सर एम्प्लॉय आ सकता है? बिल्कुल। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इस क्रेडिटर के अंदर आपका एम्प्लॉय भी आ जाएगा। मैंने इन शॉर्ट कहा, किसी भी प्रकार की अगर देनदारी है एलएलपी की, तो वो सारे चीज क्या हो जाएगी? हमारी क्रेडिटर में शामिल हो जाएगी। ठीक है सर, तो इनके बीच में जब भी ऐसी कोई डिस्प्यूट आएगी तो ये क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसको देंगे? ये ट्राइब्यूनल को।
ठीक है सर, एप्लीकेशन कौन देने जा रहा है? या तो एलएलपी होगा, या तो क्रेडिटर होगा, या फिर पार्टनर होगा उस एलएलपी का। सर और भी कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और कौन हो सकता है कि अगर इनका डिस्प्यूट एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया, नेक्स्ट लेवल का मतलब कि वो सिचुएशन जहां पे ये एलएलपी जो है ना ये वाउंड अप होने जा रही है, ये एलएलपी वाउंड अप होने जा रही है, तो एक्चुअल में एलएलपी तब होगी नहीं। मतलब कि एलएलपी अगर वाउंड अप की कगार पे आती है तो आपको पता है कि उस केस में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। तो इस सिचुएशन में एक पार्टी जो है वो लिक्विडेटर भी कहलाएगी। जैसे एक पार्टनर एक पार्टी है, क्रेडिटर एक पार्टी है, एलएलपी भी एक पार्टी है, बट एलएलपी रही नहीं क्योंकि वो वाउंड अप की कगार पे है, तो इसलिए एलएलपी की जगह पे वहां पे कौन आ जाएगा? लिक्विडेटर आ जाएगा। मतलब कि ये ट्राइब्यूनल के जो आदेश होंगे वो एक्चुअल में कौन फॉलो करेगा? उस केस में लिक्विडेटर फॉलो करेगा। ठीक है सर, चलिए तो चौथी पार्टी हमारी कौन बनती है? हमारा लिक्विडेटर। तो वही कह रहा है, और इन द केस ऑफ अ एलएलपी विच इज बीइंग वाउंड अप, तो उस केस में क्या हो जाएगा? लिक्विडेटर। ठीक है सर, तो इन्होंने प्रपोज किया एक एप्लीकेशन, किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। और ट्राइब्यूनल क्या कर रहा है उस केस में? जब उनके पास एक प्रपोजल आया इन सभी लोगों का, तो ट्राइब्यूनल ने क्या किया? ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर रहा है क्या कि भैया एक काम करो, एक बैठक बुला लो। बैठक बुला लो का मतलब कि चलो सुनते हैं कि मुद्दा क्या है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक मीटिंग बुलाई जाए। मीटिंग किसकी होगी? क्रेडिटर्स की और पार्टनर्स की। एंड ऑब्वियसली एलएलपी तो होगा ही उसके अंदर। तो इन लोगों को बुला के उसने क्या किया? एक मीटिंग यहाँ पे हेल्ड करवाई, मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में सारी बातों को वो सुनेगा और समझेगा कि भैया मुद्दा क्या है, मसला क्या है, क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। ठीक है, तो वो मीटिंग बुलाई जा सकती है। और मीटिंग बुलाने का तरीका क्या होगा? तो वो जैसा भी आपके एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है वैसा हो सकता है, या फिर जैसा भी ट्राइब्यूनल को उचित लगे, जिस तरीके का भी डायरेक्शन देगा उस तरीके की मीटिंग बुलाई जा सकती है। तरीके का मतलब क्या हुआ कि सर वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है, या फिर हमारी फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है। ठीक है सर, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हो सकती है, या फिर ट्राइब्यूनल के ऑफिस में भी हो सकती है। मतलब कि एनी मैनर, कोई भी फैशन में हो सकता है, जैसा भी ट्राइब्यूनल को अच्छा लगेगा वो वैसा ऑर्डर दे देगा कि चलो भाई मीटिंग बुला लो इस तरीके से इस जगह पे। ओके सर, ये बात भी समझ में आती है। अब होगा क्या सर मीटिंग में? पहले पॉइंट ने बात करी किसकी? कि एप्लीकेशन दोगे और ट्राइब्यूनल क्या करेगा? उसके ऊपर एक मीटिंग बुलाएगा। नाउ सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि जब मीटिंग बुलाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सबकी बात सुनी जाएगी। सबकी बात सुनने के बाद जो हमारा ट्राइब्यूनल है वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? प्रपोज करेगा। कुछ ना कुछ क्या करेगा? प्रपोज करेगा। क्या? रेजोल्यूशन, कि भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। मतलब कि कोई ना कोई वो यहाँ पे ऑप्शंस देगा कि इसको सेटल करने के हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, और उसके ऊपर जितने भी लोग हैं उसके अगर 3/4 लोग हमारे एग्री कर जाते हैं कि हाँ भाई, सपोज करते हैं कि हमारे ट्राइब्यूनल ने हमें ऑप्शन नंबर 1 दिया और एक ऑप्शन नंबर 2 दिया इस मुद्दे को सेटल करने के लिए, तो 3/4 लोग जो हैं वो कहते हैं कि भैया ऑप्शन नंबर 1 एक्सरसाइज करेंगे, ये हमें अच्छा लग रहा है। तो उसके ऊपर हमारा ट्राइब्यूनल क्या करेगा? एक ऑर्डर पास कर देगा। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? एक ऑर्डर पास करेगा, और वो ऑर्डर जो है वो 3/4 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो ऑर्डर जो है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बात यहां पे बता रहा है आपका क्या? सबसेक्शन नंबर 2। ठीक है सर, तो मतलब क्या है कि मुद्दे की सुनवाई होगी, और अगर मेजॉरिटी में कहा जा रहा है 3/4। अच्छा 3/4 सर किसमें? क्या नंबर्स में बात कर रहे हैं? कि मान लेते हैं 4 पार्टनर थे, 6 क्रेडिटर थे, तो टोटल हो गया हमारे 10। तो 10 का क्या 3/4 देखेंगे? नहीं जी, हम नंबर्स की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है वैल्यू की। वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि भैया किसकी कितनी देनदारी है, मतलब कि किसको कितने पैसे चुकाने हैं, उधार किससे कितना ले रखा है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। मतलब जो 3/4 है वो किसका देखा जाएगा? वैल्यू का। मतलब किसी एक बंदे ने 10 लाख रुपए दे रखे हैं और बाकी 9 बंदों ने मिलकर सिर्फ 1 लाख रुपए दे रखे हैं, तो भैया मेजॉरिटी तो इसी की बंदे की रहेगी, अकेले की। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू में हमें क्या देखना है? 3/4। तो 10 लाख में अगर आप 3/4 निकालने जाओगे तो आपको पता है वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10 लाख का 3/4। ठीक है, चलिए, तो 3/4 वैल्यू की बात कर रहा है। 3/4 वैल्यू किस किस का? सभी का मिला के, जितने भी टोटल देनदारी थी, क्रेडिटर हो, पार्टनर हो, जो मर्जी भी हो, उसका 3/4 का अगर वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एक चीज पे एग्री कर जाते हैं कि भैया ये वाला जो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो हमें ठीक लग रहा है, ठीक है जी, एग्री करके, तो उसके बाद क्या होगा? हमारा ट्राइब्यूनल उसको सैंक्शन कर देगा। और सैंक्शन कैसे करेगा भाई? एक ऑर्डर निकालेगा। सैंक्शन का मतलब क्या हुआ? वो एक ऑर्डर पास करेगा, और वो ऑर्डर जो है वो सभी के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब सभी को वो बात माननी पड़ेगी। सभी का मतलब कौन कौन? क्रेडिटर को भी माननी पड़ेगी,
पार्टनर को भी माननी पड़ेगी, एलएलपी को भी माननी पड़ेगी, और अगर वाउंड अप का केस है तो उस केस में लिक्विडेटर को भी माननी पड़ेगी और कॉन्ट्रीब्यूटरीज को भी माननी पड़ेगी। सर कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? वो पार्टनर्स जिसको कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है एट द टाइम ऑफ वाउंड अप, मतलब कि वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर उनका कोई अनपेड अमाउंट है जो कि उन्होंने एग्रीमेंट में कहा हुआ था कि हम देंगे, तो और वो चीज़ नहीं दी है, तो वो लोग जो दे रहे होते हैं, मतलब वो कैटेगरी के पार्टनर्स जिनका कि कैपिटल जो है वो अनपेड होता है, तो उसको वाउंड अप के टाइम पे क्या बोल देते हैं हम? कॉन्ट्रीब्यूटर्स बोल सकते हैं। तो वो लोग भी यहां पे आएंगे और उनको भी ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है सर, ये बात हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 2 ने कह दिया। पर क्या ये जब ऑर्डर पास किया जाएगा तो हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा ट्राइब्यूनल है, वो क्या बिना कुछ देखे सुने ऑर्डर पास कर देगा या क्या करेगा? वो या सिर्फ बात करेगा और ओरल डिस्कशन के बेस पे ही फाइल कर देगा, ऑर्डर दे देगा, सैंक्शन कर देगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ट्राइब्यूनल है भाई, मजाक थोड़ी है। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल आपसे बहुत सारी चीजें मांगेगा, मतलब अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, और आपसे डिक्लेरेशन मांग सकता है, आपसे एफिडेविट मांग सकता है, मतलब कोई कुछ अगर बात कह रहा है तो उसको बोलेगा भाई लिख के दे, तेरी बात पे विश्वास नहीं है अपने को, ठीक है? तो उस टाइप से वो कुछ भी चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकता है, फाइनेंशियल पोजीशंस मांग सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकता है, और अगर सारी चीजें मिलने के बाद वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ भैया ये ऑप्शन इसका सही है, ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट आपका सही है, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, तो ही वो ऑर्डर पास करेगा, अदरवाइज ऑर्डर वो पास नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट नो अदर ऑर्डर, नो ऑर्डर सैंक्शनिंग एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक कि ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई ना हो जाए, उसको ये ना लगे कि भैया जो एलएलपी है या फिर और जो भी व्यक्ति है, चाहे पार्टनर हो चाहे क्रेडिटर्स हो, जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी सबसेक्शन 1 के अंदर, उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। ऐसा नहीं है कि चुपके से कोई गलत ऑर्डर पास करवा ले ना, सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी हैं। कोई अगर एफिडेविट देना था तो वो दे दिया है, कोई मटेरियल फैक्ट्स अगर कुछ बताना था वो बता दिया है, कोई लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन अगर देनी चाहिए थी तो वो दे दी गई है, सब कुछ उसको मिल गया है। और एंड द पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द एलएलपी, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग चल रही है तो उसके बारे में भी सूचना दे दी है, उसके बारे में भी सूचना मिल गई है। मतलब कुल मिला के उसको अगर सारी चीजों से भरपूर नॉलेज और जानकारी दे दी जाएगी और वो अपने आप को संतुष्ट पाएगा, तो उस केस में आपको वो ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो ऑर्डर नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हवा में बातें करोगे उसके बेस पर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा। ऑब्वियसली इट्स अ कोर्ट, तो उसकी सीरियसनेस अपनी है, तो वो सारी चीजें जानेगा, उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगा। ठीक है सर, ठीक है जी। तो फाइनली जो हमारा ट्राइब्यूनल है उसने ऑर्डर पास कर दिया। अब ऑर्डर पास कर दिया, बेसिकली क्या हुआ कि एक फर्म का विवाद हुआ किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी के साथ विवाद को सुलटाने के लिए ये फर्म उठ के चली गई ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल ने बातों को समझा और उसके बेस पे अपना ऑर्डर दे दिया। अब इस फर्म को रेगुलेट करता कौन है एक्चुअली में? इसको रेगुलेट करता है आरओसी, और आरओसी इसको सिर्फ एक छोटा सा निवेदन कर रहा है पूरे एक्ट के अंदर कि भाई साहब कुछ भी करोगे ना तो हमें सूचना देते रहना, मतलब कुछ भी तुम्हारे साथ होगी तो हमें बताते रहना, अगर नहीं बताओगे तो हम क्या करेंगे? तो उसके पास एक ही टूल है क्या करने का? पेनल्टी लगाने का। ठीक है, तो कहेगा भैया अगर नहीं बताओगे तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। तो थर्ड जो आपका सबसेक्शन आता है वो कहता है कि जो भी ऑर्डर देगा ट्राइब्यूनल ना, कहाँ पे? सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर जो भी वो ऑर्डर पास करेगा, उस ऑर्डर को आपको फाइल करना पड़ेगा, मतलब उसको सूचना देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। एलएलपी जो है उस ऑर्डर की फाइलिंग करेगी रजिस्ट्रार के पास, कब? 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब ऑर्डर आया, जब भी उस ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी क्या करनी है? फाइलिंग करनी है, मतलब रजिस्ट्रार तक उस जानकारी को पहुंचा देना है, ऑब्वियसली एज द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी फीस उसकी होगी वो पे करोगे आप उसके साथ। ठीक है सर। अब बात आती है कि नहीं जी, हमने तो कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, हम क्यों बता रजिस्ट्रार को? कोर्ट बड़ा होता है, रजिस्ट्रार की क्या मजाल, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर लगाई जाएगी क्या? पेनल्टी। किसके ऊपर? कह रहा है अगर आपने डिफॉल्ट किया, किसका? सबसेक्शन नंबर 3 का, जो कि बात किसकी कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग की। मतलब अगर आपने फाइलिंग नहीं करी है, उसमें डिफॉल्ट कर दिया, तो एलएलपी के ऊपर और साथ ही में सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपए का। ये तो हो गया फ्लैट पेनल्टी, ये तो हो गई फ्लैट पेनल्टी। उसके बाद आप कहते हो कि भैया 30 दिन के अंदर फाइलिंग करनी थी, आपने 35 दिन में करी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेनल्टी तो लग गई,
क्योंकि आपने डिफॉल्ट कर दिया। साथ ही में कंटिन्यूइंग पेनल्टी रही है 5 दिन तक, 5 डेज तक आपकी जो है डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा है। तो उसके इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तो 100 रुपये हर दिन का आपको देना पड़ेगा। किस किस को देना पड़ेगा? हमारे एलएलपी को भी देना पड़ेगा और डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी देना पड़ेगा 100 रुपये प्रति दिन का। और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, जो कि हर सेक्शन में है 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। मतलब 1 लाख रुपए एलएलपी के लिए मैक्सिमम लिमिट है और 50,000 रुपए सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए हायर लिमिट है। मतलब इसका क्या होता है कि 100 रुपए को मल्टीप्लाई करते 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 हम मैक्सिमम कितना जाएंगे, 1 लाख तक ही जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। तो ये हमारे थे टोटल 4 क्लॉजेस। अब जो एक लास्ट इसके अंदर हमारा रह जाता है सबसेक्शन, वो क्या कह रहा है कि द ट्राइब्यूनल में at any time after an application has been made to it under this section। मतलब कि भैया एक बार आपने एप्लीकेशन दे दिया ट्राइब्यूनल को, उसके बाद अगर ट्राइब्यूनल चाहे, अगर उसको लगेगा में, तो वो क्या कर सकता है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग या केस होने जा रहा होगा किसी के ऊपर भी, तो उसके ऊपर वो क्या लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। क्या लगा सकता है? स्टे लगा सकता है। और अगर कोई पहले से चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है, तो भी उसके ऊपर वो स्टे लगा सकता है। कब तक? जब तक ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो क्रेडिटर्स का और पार्टनर्स का विवाद था, ये विवाद को हमने कहीं और भी इसकी केस फाइलिंग अगर कर दी थी, तो उस केस के ऊपर, उस सूट के ऊपर क्या कर सकता है हमारा ट्राइब्यूनल? स्टे लगा सकता है। और अगर कोई करने जा रहा है शुरुआत, तो उसके कमेंसमेंट के ऊपर भी क्या लगा सकता है? वो स्टे लगा सकता है, जब तक, तब तक कि हमारा ये एप्लीकेशन जो है वो फाइनल नहीं हो जाता। फाइनल का मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर जो ट्राइब्यूनल है वो पास नहीं कर देता, तब तक का वो स्टे लगा सकता है। ठीक है, पर क्या ये मैंडेटरी है कि लगाएगा ही लगेगा? नहीं, कहा जा रहा है क्या, में। अगर उसको लगेगा, अगर उसको लगेगा कि हाँ भैया इस पे स्टे लगाने की जरूरत है, ट्राइब्यूनल थिंक्स फिट, तो उस केस में लगाएगा, अदरवाइज वो नहीं भी लगा सकता है। मतलब यहां पे डिस्क्रिशन है किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। ठीक है सर, तो दिस इज अ सेक्शन नंबर 60, जिसके अंदर 5 सब सेक्शन थे, बहुत ही सिंपल सिंपल। पहले में कहा कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो, दूसरे में कहा कि वो ऑर्डर पास कर सकता है, तीसरे में कहा कि आपको फाइलिंग करनी है, चौथे में कहा अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, और 5वें में बात हुई स्टे के ऊपर। ठीक है सर, अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 61। ये क्या कह रहा है? पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू इनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, अब ऑर्डर लेके ना एलएलपी जो है वो बैठा हुआ है, डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर जो है वो भी बैठा हुआ है, और क्रेडिटर्स जो है वो भी बैठा हुआ है। मतलब कह रहा है यार ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन ये तीनों लोग क्या कह रहे हैं, यार मज़ा नहीं आया। मतलब कि ना ये खुश है, ना ये खुश है, ना ये खुश है, या फिर कोई खुश भी है पर कोई और खुश नहीं है। अल्टीमेटली बात क्या हो रही है कि वो जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो अब ट्राइब्यूनल को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ट्राइब्यूनल कह रहा है भाई साहब इतनी मेहनत करी, तुम्हारी बैठक बिठाई, इतना कुछ उसके ऊपर दिमाग लगाया, और उसके बाद जाके मैंने एक ऑर्डर पास किया है, और तुम लोग कह रहे हो क्या कि मज़ा नहीं आया, हम उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हो। तो उस केस में कैसे डील किया जाएगा वो बात करता है सेक्शन नंबर 61, जिसमें कि हम देखेंगे कि ट्राइब्यूनल का प्रकोप जो है वो कहाँ तक जा सकता है, मतलब ट्राइब्यूनल क्या क्या चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वेयर अ ट्राइब्यूनल मेक्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 60 में भाई साहब ने ऑर्डर एक सैंक्शन कर दिया था, जिसके अंदर कुछ भी उसने कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट जो था वो उसने बता दिया था, सुना दिया था। अब उसके पास क्या पावर है? उसके पास पावर है कि वो सुपरवाइज करेगा। क्या सुपरवाइज करेगा? कि भैया जो मैंने ऑर्डर दिया था ना कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को लेके, वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, वो उसको सुपरवाइज करेगा। और दूसरे क्लॉज में क्या कह रहा है कि अगर उसको लगता है ना कि उसने कोई ऑर्डर दिया था और उसमें कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, मतलब कि जब इंप्लीमेंट करने गए तो पता लगा कि कोई दिक्कत आ रही है और उसमें सो एंड सो मॉडिफिकेशन कर देंगे तो वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो वो उस टाइप के मॉडिफिकेशन का भी ऑर्डर दे सकता है अगर उसको ठीक लगेगा। तो अगर उसको लगेगा कि बिना उस मॉडिफिकेशन की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, तो वो उस मॉडिफिकेशन का भी वहां पे डायरेक्शन दे सकता है सुपरवाइज करने के दौरान। मतलब मे एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर, ऑर्डर देते वक्त, और एनी टाइम देयर आफ्टर गिव सच डायरेक्शन इन रिगार्ड टू एनी मैटर और मेक सच मॉडिफिकेशंस इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एज इट मे कंसीडर, अगर उसको ठीक लगेगा तो, नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। मतलब कि भैया जो उसका हमने
निदान निकाला था, बेसिकली जो सॉल्यूशन निकाला था, उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रॉपरली वर्किंग में लाने के लिए अगर लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो उस मॉडिफिकेशन का भी डायरेक्शन ये दे सकता है ड्यूरिंग सुपरविजन। ठीक है सर, तो ये हो गई इम्प्लीमेंटेशन की बात। अब उसको लगता है क्या कि भैया जो मैंने ऑर्डर दिया था ना वो सही नहीं दिया शायद, मतलब कि वो ऑर्डर ना ये लोग इंप्लीमेंट कर नहीं रहे हैं, कर सकते नहीं है, या फिर करेंगे भी ना तो वो इंप्लीमेंटेशन जो होगा, ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है वो सही नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन ये सही नहीं निकला। ये बाय एनी वे अगर ट्राइब्यूनल को लग जाएगा कि क्या कि जो सेक्शन 60 में उसने ऑर्डर पास किया था वो सही नहीं था, या फिर उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है, या फिर 61 में जब उसको मॉडिफाई कर दिया गया, 61 में जब मॉडिफाई कर दिया गया तब भी वो इंप्लीमेंट सही नहीं हो रहा है, या फिर वो सही एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी उसको फील हो गया, किसको फील हो गया? ट्राइब्यूनल को, तो वो क्या कर सकता है? वो ताला लगा सकता है। वो क्या कर सकता है? वो क्लोज कर सकता है किसको? आपकी एलएलपी को, कि भैया इसको खत्म करो। कंपलसरी वाइंडिंग अप की सिचुएशन होती है जिसका पावर होता है किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। सेक्शन नंबर 64 के अंदर वो इस सेक्शन को यूज करते हुए आपके ऊपर ऑर्डर पास कर देगा कि आप अपनी एलएलपी को क्या करें? बंद करें, वाइंड अप कर लें। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब क्या था कि जहां पे आपको एक सॉल्यूशन दिया जा रहा था कि भैया कंपनी अपनी बंद नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे को मारेगा पीटेगा नहीं, आपस में सुलह करके आगे बढ़ते हैं। पर उसने देखा, उसने पाया कि सुलह जो है वो किसी भी रीजन से या तो हो नहीं सकती है या आप करना नहीं चाहते हो, तो इन बोथ द केसेस वो क्या करेगा? आपको क्लोजर का ऑर्डर पास कर देगा कि भैया वाइंड अप करो। तो क्या कह रहा है यहां पे? इफ द ट्राइब्यूनल एफर्सेड इज सेटिस्फाइड दैट अ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट सैंक्शन जो किया गया सेक्शन 60 के अंडर कैन नॉट बी वर्कड सेटिस्फैक्टरली विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब कि अगर मॉडिफिकेशन किया गया तब भी सही से काम नहीं कर रहा और मॉडिफिकेशन नहीं किया गया तो भी सही से काम नहीं कर रहा है, देन इट मे ईदर ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब कि भैया अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो खुद तो सुपरवाइज कर ही रहा है, तो सुपरवाइज करते करते अगर उसको ये चीज़ लग गई कि भैया सही से काम नहीं कर रहा है तो वो खुद से, या फिर हो सकता है कि कोई बंदा जो है इंटरेस्टेड, यहां पे इंटरेस्टेड बंदा कौन होगा? कोई क्रेडिटर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, लिक्विडेटर हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स हो सकता है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है यहां पे, इनमें से कोई भी बंदा एप्लीकेशन फाइल करता है ट्राइब्यूनल को, कहता है ट्राइब्यूनल भाई साहब आपने जो ऑर्डर दिया था ना उसमें ये समस्याएं हैं और ये या तो सही से इंप्लीमेंट हो नहीं रहा है, और अगर होगा तो वो सभी के हित में नहीं है, मतलब वो सही ऑर्डर नहीं है। अगर ऐसा वो एप्लीकेशन देता है और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है उससे, तो उस केस में क्या कर सकता है? वो मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप द एलएलपी एंड सच एन ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 64 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 64 किसकी बात करता है सर? वो बात करता है वाइंडिंग अप की। 64 हम पढ़ेंगे ऑल दो आगे चल के, बट 64 जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि भैया 64 किसकी बात कर रहा है? 64 बात कर रहा है वाइंडिंग अप की, कि वाइंडिंग अप करने की पावर जो है वो ट्राइब्यूनल के पास होती है। ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर होती है? सर्कमस्टांसेस इन विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल, तो वो इसमें डील कर लिया जाएगा और आपको कहा जाएगा भैया सेक्शन 64 को रेफर करो और मैं अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए आपकी जो एलएलपी है उसको बंद करने के आदेश दे रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत इजी वे में हमने कहानी के तरीके से इसको समझने का पूरा प्रयास किया है और काफ़ी हद तक हमने समझ भी लिया है। दिस इज योर सेक्शन नंबर 61। नाउ अगर कोई भी डिफिकल्टी लग रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसको रिपीट करके सुन लें। आई डोंट थिंक इसको कोई डिफिकल्टी बच जाती है, बट अगर फिर भी बच जाएगी तो आप मुझसे कमेंट में उसके ऊपर चर्चा करें, बात करें। हो सकेगा तो हम उसको पूरी तरीके से आपको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, तो वो भी आप हमें बताएं एटलीस्ट, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बिल्डअप रहे और हम आगे भी अच्छे अच्छे प्रयास करते रहें आप लोगों के लिए।